मैं बहुत खुश थी कि 5 साल बाद पति अगले हफ्ते दुबई से वापस भारत आ रहे थे। मगर तभी एक फोन कॉल मुझ पर कयामत बनकर टूटी कि पति की दुबई में एक भयानक हादसे में मौत हो गई है। मैंने घर वालों से बहुत विनती की कि 40 लाख का इंतजाम करके शव भारत ले आए, मुझे सब्र आ जाएगा। मगर सब कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहे, जबकि मेरे पति ने अपनी जवानी के 15 साल इन्हीं घर वालों के लिए परदेश में गुजार दिए थे। मैं 5 लाख में अपने गहने बेचकर दूसरे ही दिन दुबई पहुंची तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आई तो मेरी सास ने कहा कि जरा वे गहने और अपने पिता के घर के कागजात निकालो। सास ने पति के सामने यह कहा तो मैं सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। जब काफी देर तक मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सास ने मुझे घूरते हुए कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें गहने दिए हैं वे निकाल कर ले आओ। मैंने एक नजर पति की ओर देखा, उसने असमंजस में सिर हिला दिया तो मजबूरन मुझे उठकर जाना पड़ा। मैं अपने मायके के घर के कागजात तो नहीं बल्कि वे गहने उठा लाई जो मेरी सास और माँ ने दिए थे और आते ही बिस्तर पर रख दिए। सास मुस्कुराई और उन गहनों को देखने लगी। दरअसल मुझे जो गहने मायके वालों की तरफ से मिले थे वो बहुत पुराने और शुद्ध सोने के थे, इसलिए मैंने उन्हें संभाल कर रखा था। मगर जब सास ने अचानक मांग की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ जी आपने गहने क्यों मंगवाए हैं, सब ठीक तो है? पहले तो वो हैरान हुई, फिर बोली, बेटा एक तो तुम्हारे कमरे में लॉकर नहीं है, दूसरा अभी तुम कम उम्र की हो, ऐसी चीजें कहाँ संभाल पाओगी, इसलिए मेरे पास रखवा दो, मैं संभाल कर रख लूंगी, जब जरूरत हो मुझसे कह देना, मैं दे दूंगी। यह कहते हुए मेरी सास बार बार मेरे पति की राय लेने के लिए उसकी ओर देख रही थी। मेरे पति जो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे थे, वे भला कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है माँ आप अपने पास रखवा लें, मुझे इससे क्या आपत्ति होगी। जब उन्होंने यह बात कही तो मैं मुंह खुले बैठी रह गई। मैं चाहती थी कि गहने मेरे पास ही रहें, मगर मेरे पति अपनी माँ का ही साथ दे रहे थे। मैं चुपचाप सिर झुकाकर उठ गई। हमारी शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया था और 5 दिनों के भीतर पति को वापस दुबई जाना था। तभी मेरी सास ने फिर कहा, बेटा यह तो सिर्फ गहने हैं, जरा अपने पिता के घर के कागजात भी ले आओ। यह सुनकर मैंने घबराकर पति की ओर देखा, लेकिन वे मुझे देखने के बजाय अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तब मैंने वे कागजात उठाकर सास को थमा दिए। वो जैसे आई थी वैसे ही चली गईं। शाम को हमें एक चाची के घर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगी, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और शाम को निकलना था। हम लोग रास्ते में ही थे कि एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया। मैं घबरा गई। पति के पैर में मोच आ गई थी, लेकिन समय पर चिकित्सकीय सहायता मिलने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम लोग घर वापस आ गए और चाची से माफी मांग ली। मैंने अपनी सास को बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप खाना खाती रही। मुझे हैरानी हुई और मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई। लगभग 1 घंटे बाद मेरी ननद आई और कहने लगी, भैया जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दो। पति की मौज की वजह से उठकर पैसे नहीं दे सके। वो बहन थी, भाई की हालत देखकर तभी तो पूछनी चाहिए थी, लेकिन वो चुपचाप भाई की जेब से पैसे निकालकर चली गई। काफी देर बाद मेरी सास आई और आते ही कहने लगी, तुम्हारी बीवी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैं कुर्बान जाऊं मेरे लाल, तुम्हें क्या हुआ है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? यह सुनकर मेरे पति ने मुझे दोष भरी नजरों से देखा और कहा, तुम बेवजह कह रही थी कि मेरे घर वालों को मेरी कोई परवाह नहीं है, दरअसल माँ को अभी पता चला है। यह सुनकर मैंने अपनी सास की ओर देखा, जो कमाल का अभिनय कर रही थी। मैं सिर झटक कर रह गई। मेरी सास काफी देर वहीं बैठी रही। मैंने प्रार्थना पढ़ ली थी। वापस आई तो वो जा चुकी थी। मैंने बिस्तर ठीक किया और आराम से सो गई। रात को न जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख खुली। देखा तो पति कमरे में नहीं थे। मुझे गहरी हैरानी हुई कि वो कहाँ गए हैं। मैंने बाथरूम देखा, फिर स्टडी रूम भी चेक किया, मगर वो कहीं नहीं थे। मैं जल्दी से बाहर आई तो देखा कि सास के कमरे में डॉक्टर आया हुआ था और मेरे पति वहीं बैठे हुए थे। मैं चुपचाप सास के पास बैठ गई। माँ जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने जबरदस्ती आंखें खोलते हुए पूछा, मगर माँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनदेखा कर दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुना नहीं। जैसे ही डॉक्टर वहां से गया और कहने लगी, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मैंने उनकी बेटियों की तरफ देखा, तीनों सो रही थीं। मुझे हैरानी हुई कि माँ की तबीयत इतनी खराब है और फिर भी वे तीनों सो रही हैं। कोई भी मदद के लिए नहीं उठा। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पति वहीं बैठे माँ की टांगे दबाते रहे। मैं अपने कमरे में आ गई। बहुत थकावट हो रही थी, इसलिए सो गई।
5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरे पति को वापस दुबई जाना था और इस बार वो पूरे 5 साल के लिए जा रहे थे। मैं बहुत उदास थी, सुबह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं रसोई में आई, रास्ता नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ी तो सास ने रोक दिया और कहा कि तुम आराम करो और देखो तुम्हारे पति को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, नाश्ता मैं बना लूंगी। यह कहते ही सास नाश्ता बनाने लगी और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे पति अपना सामान पैक कर चुके थे और अब अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे। मैं उनकी कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगी क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी। वो काफी देर तक बात करते रहे। तभी मेरी सास की आवाज आई, वो मुझे बुला रही थी। मैं जल्दी से रसोई में आ गई। उन्होंने खाना लगा दिया था। तभी मेरे पति भी वहीं आ गए और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। मेरी तीनों नंदे भी आ गईं। बड़े खुशगवार माहौल में हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। मेरे पति की शाम की फ्लाइट थी। वो चाहते थे कि आज का पूरा दिन हम सब मिलकर साथ बिताएं। पहले पार्क जाने का प्लान था, उसके बाद सिनेमा में फिल्म देखने का। मैं अपनी किस्मत पर इतराई जा रही थी। मेरे पति बहुत ख्याल रखने वाले थे। 3 नंदे थी, आखिरकार उनकी भी कभी न कभी शादी हो ही जानी थी। रही बात सास की तो वो घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती थी, बल्कि इतने अच्छे तरीके से बात करती थी कि मुझे उनकी कोई चिंता ही नहीं थी। पति वापस चले गए और मैं बहुत दिल से टूट गई। बर्तन सिंक में पड़े रह गए। मैंने सोचा सुबह काम वाली आएगी तो वो सब संभाल लेगी। मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह शरीर में थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि हम काफी देर तक पैदल चले थे। मेरी आदत थी कि मैं दरवाजा कुंडी लगाकर सोती थी। उस रात भी मैंने कुंडी लगाकर ही सोई। सुबह सवेरे जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। मैं घबरा गई कि न जाने कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मेरे कमरे का दरवाजा इस तरह बजाया जा रहा है। मैं घबराकर तुरंत दरवाजा खोल बैठी। सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आराम के दिन खत्म, आप काम पर लग जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बहू बनाकर नहीं लाई थी कि तुम चारपाइयां तोड़ती रहो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे पति ने बताया था कि पिछले कई सालों से उनके घर में कामवाली आती है जो बर्तन धोने से लेकर घर की सफाई तक सारे काम करके जाती है। इसी वजह से मैं निश्चिंत थी कि मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मेरी सास के तेवर ही बदले हुए थे। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो कामवाली आती है ना? तो सास ने मुझे धक्का देते हुए कहा, बहुत जुबान चलाती हो। मैंने कामवाली को निकाल दिया है। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि कामवाली को देती फिरूं। अब जल्दी उठो और घर के काम में लग जाओ। मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। उनका यह हुक्म सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई। मैं जल्दी से एक कमरे में जाकर तैयार हुई और फिर रसोई में आ गई। अपने मायके में मैं काम करती थी, लेकिन यहाँ बर्तनों का इतना बड़ा ढेर देखकर मेरी हालत खराब हो गई। अगर मुझे पहले पता होता कि सुबह ये बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे तो मैं रात में ही गर्म पानी करके उन्हें साफ कर लेती। इससे समय भी कम लगता और मेहनत भी बच जाती। लेकिन अब उन बर्तनों को धोना किसी यातना से कम नहीं लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने बर्तन धोए तो कमर में तेज दर्द होने लगा। सब कुछ समेटने के बाद जैसे ही मैं रसोई से बाहर निकली, सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहा, यह लो तेल, जल्दी से मेरे सिर की मालिश कर दो। सास का नया आदेश सुनकर मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने ताना मारा, हाथों में जान नहीं क्या? मैं दबे मन से अच्छी तरह मालिश करने लगी, जबकि मेरे हाथ दर्द से टूट रहे थे। काफी देर तक वहीं बैठी रही। बाद में अपने कमरे में आई तो कमर में असहनीय दर्द था और थकावट से बुखार सा महसूस हो रहा था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे डर लगने लगा। हर तरफ आहट महसूस हो रही थी, जैसे घर में मेरे सिवा कोई और भी मौजूद हो। मैं रोती रही। इसी बीच पति की कॉल आई, लेकिन उस वक्त मैं रो रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। इस बात पर वे बहुत नाराज हो गए। उन्हें वो परेशान न हो इसलिए मैंने सास के व्यवहार की शिकायत नहीं की और चुप रही। डर के कारण मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा था कि आखिर घर के बाकी लोग कहाँ चले गए। न जाने कब फिर से नींद आ गई। अचानक कानों में आवाज पड़ी, काम करती नहीं और सारा दिन सोती रहती है, कामचोर कहीं की, उठ और मुझे नाश्ता बना कर दे। यह सुनकर मैं सास के डर से हड़बड़ाकर उठ बैठी। सिर चकरा रहा था। कुछ देर बिस्तर पर पड़ी रही। धुंधली आंखों से मुझे सास का चेहरा दिखाई दिया और मैं घबरा गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सास ने पानी का जग उठाया और मेरे मुंह पर उंडेलते हुए बोली,
जल्दी काम पर लग जा, सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम्हारी नींद खत्म होने का नाम नहीं ले रही, निठल्ली कहीं की। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। हमारे मायके में कभी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं की जाती थी और यहाँ मेरी सास बिना झिझक गालियां दे रही थी। वो अभी कुछ बड़बड़ा रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। सर्दियों का मौसम था और बिस्तर गीला हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने जल्दी से पलंग का फ्रेम उठाकर एक तरफ खड़ा किया, रजाई समेटी और रसोई में आ गई। देखा तो सास अंडा बना रही थी। मैं आगे बढ़कर चम्मच लेने लगी कि बना दूं। तभी सास ने वो गरम चम्मच जोर से मेरे हाथ पर मार दिया और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद कर सकती हूँ। वो नाराजगी से बोली और अपना नाश्ता बनाने लगी, जबकि मेरे हाथ पर तेज जलन हो रही थी। मैं रोते हुए जल्दी से बेसिन के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ धोने लगी, जिससे थोड़ी सी जलन कम हुई। सास को बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरे पति के रहते हुए इतने प्यार से बात करती थी कि इंसान को यकीन ही नहीं आता था कि वही औरत पति के जाने के बाद जहर भी उगल सकती है। उसका बस नहीं चलता था कि मुझे मार ही डाले। कभी कभी तो वो मुझे मानसिक रूप से बीमार लगती थी। मैं जिस परिवार से आई थी, बेशक वहाँ आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, मगर हमारा परिवार धार्मिक था। यहाँ तो धर्म का नामो निशान तक नहीं था। मैंने सास के जाते ही अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। फ्रीजर की तरफ आई तो देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ था। मेरा बेटा विदेश में इसलिए नहीं कमा रहा कि तुम यह मौज मस्ती करती रहो। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता करने की, पहले घर की सफाई करो, फिर तुम्हें नाश्ता मिलेगा। यह कहते हुए मेरी सास डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। मैं हैरानी से मुंह खोले खड़ी रह गई। माँ ने पहले ही समझा दिया था कि सास का दिल जीतना और ज्यादा बदजबानी नहीं करनी। यही सोचकर मैं परेशान से अपने कमरे में आ गई। कमरे की सफाई की तो सास गुस्से में वहीं चली आई और बोली, यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से मेरे कमरे की सफाई करो, इंसान वहाँ 2 मिनट बैठ नहीं सकता। यह कहकर मेरी सास चली गई। मैं परेशान से उसके कमरे में आ गई। उसकी तीनों बेटियां सो रही थीं, जो मुझसे भी बड़ी थीं, मगर आज तक मेरी सास ने न तो उन्हें काम के लिए कहा था और न ही कभी उनसे इस तरह ऊंची आवाज में बात की थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से आंखें पोंछी और सास के कमरे की सफाई करने लगी। मेरी ननद उस वक्त पलंग पर सो रही थी और उसका कंबल नीचे गिरा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर ऊपर रखना चाहा तो ननद ने जोर से मुझे टांग मारी। मैं दूर जाकर गिर पड़ी। वो उठकर चिल्लाने लगी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठंडे हाथ लगाने की। यह सुनकर मैं सदमे में आ गई। मेरी बांह और टांग में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी बांह जोर से पास पड़ी कुर्सी से टकरा गई थी। ननद बिना किसी शर्मिंदगी के दोबारा सो गई। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने मुझे मारा। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। शादी के बाद मुझे सुकून के सिर्फ 2 महीने ही मिले थे, जब तक मेरे पति घर पर मौजूद थे। उनके जाने के बाद सबके असली चेहरे मेरे सामने आ गए थे। मैं जल्दी से कमरे की सफाई करने लगी। यहाँ से दफा हो जाओ, सारी नींद खराब कर दी है। मेरे सबसे बड़ी ननद बदतमीजी से कहती हुई बाथरूम चली गई, जबकि मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। आज उन सबका व्यवहार देखकर मैं हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। अभी मैं सफाई करके रसोई में आई ही थी कि सास ने कहा, मेरी तीनों बेटियों के लिए नाश्ता बना दो। सास के आदेश पर मैंने गुस्से से उनकी ओर देखा। मन तो कर रहा था कि कह दूं मैं क्यों बना, वे खुद बनाए, लेकिन मजबूरी में मैं उनका नाश्ता बनाने लगी। सास ने बेटियों के नाश्ते की हर चीज नाप तौल कर रखी थी, ताकि उसमें से मैं कुछ खा न लूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती है। मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था। फिर सास ने कहा, सर्दियों के सारे कपड़े निकालो और अच्छे से धोकर उन्हें सुखाओ। अगर शाम तक एक भी कपड़ा नहीं सूखा तो याद रखना, आज तुम्हें रजाई के बिना सोना पड़ेगा। सास की यह कहते ही मैं परेशान होकर कमरे में आई और अपने पति को फोन लगाने लगी। इससे पहले कि मैं उन्हें नमस्ते कहती, सास ने मोबाइल छीन लिया, सिम निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी और मोबाइल लेकर चली गई। मैं मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। मैं शुरू से ही एक दब्बू लड़की थी, बहुत सोचती थी, लेकिन कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं जल्दी से सर्दियों के कपड़े निकालकर धोने लगी। मेरी छोटी ननद वहां से गुजरी तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ ये कपड़े छत पर फैलाने चलो। तभी वो पहले गुस्से से मुझे देखती रही और फिर अपनी माँ को बुलाकर ले आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को काम बताने की? मेरी सास क्रोधित होकर मुझसे सवाल करने लगी। मैं परेशानी से उसे देखती रही, फिर कपड़े उठाकर खुद ही तार पर फैलाने चली गई। अच्छा,
तो यहाँ ये सब हो रहा है। मेरी सास थोड़ी देर बाद हाँफते हुए छत पर आ गई। मैं भी कहूँ कि रोज रोज छत के चक्कर क्यों लग रहे हैं? अभी तुम्हारे पति को बताती हूँ, मेरी सास ने धमकी दी। सामने वाली छत पर बहुत से लड़के खड़े कबूतर उड़ा रहे थे। मेरी सास को लगा कि मैं उनकी वजह से आई हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाल्टी उठाकर नीचे जाने लगी। तभी सास ने मेरा बाजू पकड़ लिया। आज के बाद तुम छत पर नहीं आओगी, सास ने ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा। तो वे लड़के भी सतर्क हो गए। मैं शर्मिंदा से होकर वहां से जाने लगी, लेकिन सास ने मुझे खींचकर अपने सामने कर लिया। मैं उसके इस रवैये पर हैरान रह गई। उसकी उंगलियां मुझे बहुत चुभ रही थी। मैं अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब सास ने मेरा बाजू नहीं छोड़ा तो मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि अपनी बेटियों की तरह समझ रखा है, जो यहाँ आकर लड़कों से भी बातें करती रहती है। मैं ऐसी नहीं हूँ। न जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैंने यह वाक्य कह दिया। मेरे यह कहती सास ने बिन देखे एक थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मैं अविश्वास से उसे देखती रही और रोते हुए सीढ़ियां उतर गई। अभी भी बहुत से कपड़े बचे थे जिन्हें मैं धो चुकी थी और जो तार पर फैलाने बाकी थे। सास के उस वाक्य ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं जैसे ही रसोई में चाय बनाने आई, कुछ आवाजों ने मेरे पैर जकड़ लिए। मेरी सास रोते हुए मेरे पति को बात बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। मैंने सिर थाम लिया, जल्दी से कूड़ेदान की तरफ बढ़ी और मोबाइल ढूंढने लगी, मगर मेरी सास ने वो भी तोड़कर फेंक दिया था। मैंने सिर थाम लिया और सोचा कि अगर मैं मायके जाऊंगी तो चचेरे भाई से कहूंगी कि वो मुझे नया मोबाइल लेकर दे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पति मुझसे नफरत करने लगेंगे। न जाने मेरी सास ऐसे ऊंचे हथकंडे अपनाने पर क्यों मजबूर हो गई थी। मैं परेशान होकर दोबारा कपड़े छत पर फैलाने गई तो देखा मेरी सबसे छोटी नंद सामने वाली छत पर खड़े लड़के से बातें करने में व्यस्त थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया, कपड़े तार पर फैलाए और वापस आ गई। अभी 2 मिनट आकर बैठी ही थी कि मेरी सास वहीं आ गई। भूख से थककर मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मेरी सास ने हर चीज फ्रिज में लॉक कर दी थी। मैंने जितनी बार चाबी मांगी उतनी बार गालियां सुनी। नहीं समझ पा रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं तो उसका हर कहना मानती थी और उसने मुझे अपनी पसंद से ब्याह कर लिया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई ठीक से कपड़े पहन लो, मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से जाओ और कुछ अच्छा सा बना लो, वो लोग पहुंचने वाले हैं। उसने मेरा ही मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कहा। मैंने मोबाइल को एक नज़र देखा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरन कपड़े बदले और किचन में आ गई। यहाँ आकर मुझे कौन सा कपड़ों का प्रदर्शन करना था, उल्टा मुझे बहुत सारा खाना बनाना था, क्योंकि उन लोगों ने शाम की चाय पीने के बाद खाना खाकर ही घर जाना था। इसलिए इंतजाम उसी हिसाब से करने थे। सास से दिखाना चाहती थी कि हम संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हमारे घर नौकर काम करते हैं। इसके लिए उसने एक दिन के लिए नौकरानी रखी थी जो मेरी मदद करवा रही थी। सारा काम तो मेरा ही था, वो नौकरानी केवल नाम की मदद करवा रही थी। मैंने नंदू को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही सुनना पड़ा था। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि नौकरानी ने कहा कि चाय बना दूं या अभी टाइम है। मुझे समझ नहीं आया कि वे लोग कब तक आएंगे, इसलिए मैं सास के कमरे की तरफ चली गई ताकि उनसे पूछ सकूं। बड़ी नंद एक स्कूल में नौकरी करती थी, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और सबसे छोटी अभी कॉलेज जाती थी। वो या तो पढ़ने जाती या सोती रहती, उसके अलावा वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जैसे ही मैं सास के कमरे की तरफ बढ़ी, कुछ आवाजों ने मेरे पैर जकड़ दिए। मैं हैरान होकर खड़ी रह गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरे ही गहने बाहर निकाले हुए थे और कह रही थी कि वो इन्हें अपनी बेटी को दहेज में देगी। यह बात मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। नहीं समझ पा रही थी कि किस्मत मेरे लिए क्या सोच रही थी। मैं अनजाने में वहां बात सुनने के लिए रुकी, उससे पहले कि मैं वहां से हटती। मेरी बड़ी नंद ने देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुनती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे आदत नहीं थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना नाम सुनकर रुक जाता है, और उस वक्त भी मैं कुछ समझ नहीं पाई और सुनते रहने के लिए खड़ी हो गई। सास ने अचानक मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं गाल पर हाथ रखकर खड़ी रही जब उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा कि जाकर खाना बनाओ, और अगर भविष्य में ऐसी हरकत की तो मुझे घर से निकाल देंगी। यह सुनकर मैं रोते हुए रसोई में आई। नौकरानी बेचारी बेवजह शर्मिंदा हो रही थी, जैसे मुझे थप्पड़ उसके कारण पड़ा हो।
वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मैं मुस्कुरा दी, कम से कम कोई तो मुझसे सहानुभूति रखता था। मुझे इस तरह हंसते हुए देखकर वो नौकरानी कहने लगी, दीदी, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई औरत देखी है जो सास की मार खाने के बाद में मुस्कुरा रही है। आप तो बड़ी हौसले वाली हैं। नौकरानी की बात सुनकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी अपने काम में लग गई। मेहमान आने वाले थे और हमें इंतजामात पूरे करने थे। वे लोग आए। मेरी ननद ने चाय लेकर उन्हें पेश करने की भी हिम्मत नहीं की। यह काम भी मुझे करना पड़ा। रिश्तेदारों ने मुझे देखा और कहने लगी, यह लड़की कौन है? हमने आज से पहले तो नहीं देखी। तभी मेरी सास कहने लगी, आप लोगों ने पहचाना नहीं? यह मेरी बहू है। फिर वो महिला आगे बढ़ी, मुझे गले लगाया और कहने लगी, अगर उसकी शादी तुम्हारे बेटे से ना हुई होती तो मुझे तो अपने बेटे के लिए यह बहुत पसंद आती। जब सुलेखा माँ जी ने यह बात कही तो मैं मुस्कुरा दी, जबकि सास गुस्से से मुझे घूरती रही। ननद बार बार माँ को देख रही थी। मुझे पता था कि उनके जाने के बाद मुझ पर नफरत भरा व्यवहार आएगा, मगर मैं खामोश रही। उस वक्त मैं वहां से उठकर चली गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। होने वाली सास को दिखाने के लिए मेरी ननद मेरे साथ काम कराने लगी। काम के नाम पर वो बर्तन टेबल पर सजा रही थी और उसने कुछ भी नहीं किया, जबकि मेरी सास तारीफ करते नहीं थक रही थी कि यह सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। मैं प्रसन्न मुस्कान लिए उन्हें देखती रह गई। मेरी ननद की सास बार बार कह रही थी कि चाहे उनकी बहू खाना बनाना सीखे या नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे नौकर मौजूद हैं। यह सुनकर मुझे हैरत हुई कि मेरी सास ने भी हमारे घर आकर यही कहा था। सभी ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। मेरी सास ने अपनी होने वाली संधन को दिखाने के लिए मुझे भी वहीं बैठने को कहा, मगर मैं उनकी अधिक अदाकारी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और सिर दर्द का बहाना बना लिया। काफी देर लेटी रही, तभी नौकरानी बुलाने आई कि वो घर जा रही है, कोई काम है तो बता दो। मैं उसे काम बताने के लिए आई तो मेरी ननद मुझे बुलाने चली आई कि आपको माँ बुला रही हैं, जल्दी आए। वो लोग अभी तक ग... वो लोग अभी तक गए नहीं थे, बल्कि मेरी सास के कमरे में बैठे हुए थे। बहन जी, बेटी के जेवर तो आपने बहुत खूबसूरत बनवाए हैं और बहुत भारी सेट लग रहा है, सुलेखा माँ जी ने कहा। मैं फटी फटी निगाहों से उन जेवरों को देखती रही जो मेरी माँ के थे। मैं बहुत छोटी थी जब माता पिता का देहांत हो गया और मेरी परवरिश मेरी चाची ने की थी। वो मुझ पर जुल्म तो नहीं करती थी, मगर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी थी। कभी कभी वो मुझे डांट भी देती थी, मगर मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी। मगर यहाँ मेरी सास का रवैया मुझसे बहुत बुरा लगता था। उस रोज भी दिल बहुत उदास था। ऊपर से उनकी हरकत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि वो मेरी माँ के जेवर अपनी बेटी को देने वाली थी। अपने पति से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ ने मोबाइल ले लिया था। मैंने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। वैसे मैंने तो सुना है कि आप अपनी बेटी को तोहफे में फ्लैट देने वाले हैं, ये सच है क्या? वैसे भी मेरा बेटा दौड़ता इकलौता है, आखिरकार इतने बड़े पद पर फायदा है। आपको तो बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, मेरा बेटा करोड़ों में एक है। सुलेखा जी बोली। मेरी सास के चेहरे पर उदासी छा गई। वो यह सोच भी नहीं पाई थी कि सुलेखा जी मुंह से एक फ्लैट की मांग करेंगी, जबकि मेरी ननद सास की दिलजोई में लगी हुई थी। मैं वहां से बेमन होकर उठकर आ गई, नौकरानी को घर जाने को बोला और खुद ही काम करने लगी। तभी मेरी सास घबराई सी आई और कहने लगी, खाना पैक कर दो, मिहिर नहीं आया तो उसके लिए भी खाना भेजना पड़ेगा। होने वाला दामाद ही क्या सोचेगा। वो अपनी तरफ से मुझसे सलाह ले रही थी, मगर मैं खामोश रही और चुपचाप खाना पैक कर दिया। वो उठकर चली गई। मैं थकी हारी अपने कमरे में आई और सोने के लिए लेट गई। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी, मगर संपर्क का कोई साधन नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने मना कर दिया था कि अब मैं मायके नहीं जाऊंगी। मायके के नाम पर चाची और चाचा थे, जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। मैं तो उनसे आखिरी बार मिलने भी नहीं गई थी। इस बात का गम मेरे दिल को उदास कर रहा था। घर का माहौल अजीब और घुटन भरा था। सास की डांट फटकार और पूरा दिन घर के कामों में उलझे रहना मुझे चिड़चिड़ा बना रहा था। मैं व्यर्थ में थक जाती थी। सुबह जब मैं जागी तो चक्कर आए और मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। जब आंख खुली तो अस्पताल में थी। सास का चेहरा खुशी से चमक रहा था। नर्स उसे किसी बात को लेकर बहस कर रही थी। मेरी सास ने 1000 का नोट निकाला और जबरदस्ती उस नर्स को दे दिया, हालांकि वो ज्यादा की मांग कर रही थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी मेरी सास आई और कहने लगी, तुम गर्भवती हो। यह सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई।
मैं सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसती रही थी और अब खुद माँ बनने वाली थी। यह एहसास जैसे मेरे अंदर नई ऊर्जा भर गया था। मैं बहुत खुश थी। सबसे मजबूत बदलाव मेरी सास के रवैये में था, जो बदल गया था। हम दोनों घर आए। सास मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आई। मुझे हैरत हुई, उसने मना कर दिया कि आगे से मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, मगर शाम तक जब उन्होंने मुझे कोई आवाज नहीं दी तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सास का दिन मुझ पर बिना गुस्सा निकाले गुजर जाएगा। मैं यह देखने के लिए कि वो घर पर मौजूद हैं उनके कमरे में दाखिल हुई। देखा तो उन्होंने मेरे पिताजी के घर के कागजात उठाए हुए थे। बहू, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अचानक उनका मीठा लहजा देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने फौरन दीवार थाम ली थी। मेरी बड़ी ननद भागते हुए आई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठाया। मैं ठीक तो थी, मगर सास के रवैये पर मुझे हैरत हुई। तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। विशाखा के ससुराल वाले एक फ्लैट की मांग कर रहे हैं। मैं अच्छा रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। बड़ी का रिश्ता अच्छे घर में होगा तो बाकियों के लिए बेहतरीन रिश्ते आएंगे। मैं उस घर के बदले अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। यह हम बेच नहीं सकते। सास ने कहा तो मैं नजरें झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी। उस घर में मेरे माता पिता की यादें बसती थी। मैं उसे कैसे बेच देती। मैंने कहा, माँ जी, वो घर बेचा न जाए, बल्कि मैं यह घर ननद के नाम कर देती हूँ। जब मैंने यह बात कही तो मेरी सास ने अपनी बेटी की ओर देखा और वे दोनों आंखों के इशारों से आपस में बातें करने लगी, जबकि मैं उन कागजात को देखने लगी। न जाने कितनी बार मेरे माता पिता ने उन कागजातों को छुआ होगा। मैं तो कभी उन्हें सही से महसूस भी नहीं कर पाई थी, मगर आज दिल में अजीब सी लहरें उठ रही थी। तभी मेरी सास बोली कि मिहिर चाहता है कि यह घर उसके नाम कर दिया जाए। मैं घर बेटी के नाम कैसे करूं? यह कहते हुए सास हकलाने लगी तो मुझे हैरानी हुई। वे लोग बड़े लालची थे, मांग पर मांग करते जा रहे थे और उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वे गलत कर रहे हैं, जबकि उनकी भी बेटियां थीं। मिहिर अपनी 6 बहनों का इकलौता भाई था और सभी बहनें अच्छे घरों में विवाहित थीं। मैंने कहा, माँ जी, अगर आप घर मिहिर के नाम कर देंगी और भगवान न करे कल को कोई समस्या हो गई तो वे लोग मुकर जाएंगे। घर मिहिर के नाम हो या विशाखा के, बात तो एक ही है। मेरा यह सुझाव सुनकर माँ जी सोच में पड़ गई। बीच में उनका व्यवहार भले ही खराब रहा था, मगर अब मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर वे मेरा बहुत ध्यान रखने लगी थी। ऐसे में मेरा भी कर्तव्य था कि मैं उनसे अच्छे तरीके से पेश आऊं। तब सास बोली, लेकिन वे लोग हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? यह सुनकर मैंने बेबसी से उनकी ओर देखा और कहा, माँ जी, मैं तो सिर्फ आपको सलाह दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा स्वर नम था और आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे, मगर मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तब वे जलन से बोली कि क्या तुम चाहती हो कि ऐसी बातें करके मैं अपनी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दूं? तुम्हें तो मेरी बेटियों की अच्छे घरों में शादी ही नहीं चाहिए। यह कहकर उन्होंने मुझे वहां से जाने को कह दिया। वे अचानक बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं जबरन एक शांत मुस्कान चेहरे पर लाकर कमरे से बाहर आ गई। घर में दोबारा से एक काम वाली आने लगी थी। एक दिन सुबह उठी तो तबीयत अजीब लग रही थी और पेट में तेज दर्द था। मैं सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जा रही थी कि अचानक पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। पूरे शरीर में भयानक दर्द उठने लगा। मैं चीखती रही, मगर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। यह सुबह का समय था और उस वक्त सब सो रहे थे। मेरे चिल्लाने की आवाजें किसी ने नहीं सुनी। नौकर 15 मिनट बाद आया। उसने जाकर मेरी सास को जगाया। वे लोग मुझे अस्पताल ले गए तो पता चला कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने सृष्टिकर्ता के पास चला गया है। बस पति के जाने के बाद मैंने यही एक दिन का सुकून देखा था। एक बार फिर सास का व्यवहार बदलने लगा। उसने न सिर्फ घर अपनी बेटी के नाम करवा दिया था, बल्कि वो मेरे आभूषण भी उसे देने का इरादा रखती थी। उन दिनों मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी सास कभी कभी पति से बात करवा देती थी, मगर ज्यादा बात नहीं करने देती थी। उसने उसे यही बताया था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है, इसलिए वो बात नहीं करती। पति ने और भी पैसे भेजे थे, मगर मेरी सास ने अपनी अलमारी में रख लिए और कहा कि तुम्हारी ननद की शादी आने वाली है और बहुत पैसों की जरूरत है, थोड़े समय बाद ले लेना। वैसे भी उसका व्यवहार मेरे साथ नौकरानियों जैसा था। मैंने पति से आग्रह किया कि वापस आ जाओ। वो कहने लगा कि 5 साल का एग्रीमेंट है, इससे पहले नहीं आ सकता। वो तो बड़ी बहन की शादी में भी नहीं आ सकता। शादी खुशी के साथ संपन्न हुई थी, मगर उनकी मांगे पूरी करते करते हम लोग थक चुके थे। मेरी बड़ी ननद की शादी हुई तो दूसरी के लिए उससे भी अच्छे घराने से रिश्ता आया।
सास ने बिना मेरे पति से सलाह लिए रिश्ता तय कर दिया। लड़का दुबई में काम करता था। मेरे पति को अभी उसके बारे में पता नहीं था। सास का मूड अच्छा होता तो मेरी बात करवा देती, वरना जैसे ही मेरे पति की कॉल आती वो मुझे डांटने लगती। उसका बस नहीं चलता था कि मुझ पर हाथ उठा दे। वो मुझसे डरती रहती थी कि कहीं मैं उसके व्यवहार के बारे में अपने पति को ना बता दूं। मैं जितनी देर पति से बात करती वो मेरे साथ बैठी रहती और मैं हर एक शब्द उसकी मर्जी से बोलती, और मेरी उन्हीं बातों की वजह से पति मुझसे खफा होने लगे। पैसे मेरी सास को चाहिए होते और वो मांग मुझसे करवाती थी। मेरा पति मेरे मांगने पर पैसे भेज देता था, मगर वो मुझ तक आने ही नहीं देती थी और अपने पास रख लेती थी। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों बड़ी नंदों की शादी हुई और छोटी अभी पढ़ ही रही थी। एक दिन सास को सोता हुआ पाकर रात के 12 बजे मैंने उनका फोन उठाया और पति को कॉल कर दी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने तुरंत कॉल उठा ली। मैं सास के व्यवहार की शिकायत करते हुए रोने लगी तो उन्होंने मुझे समझाया कि माँ थोड़ी सख्त दिल की हैं, मगर दिल से बुरी नहीं है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। उन्होंने मुझे बहुत समझाया तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने वापस आकर मोबाइल रख दिया और सास को इसका एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने फोन उठाया था। मुझे बहुत खुशी हुई। सुबह मेरे पति ने माँ को कॉल करके बताया कि उन्होंने वीजा का इंतजाम कर लिया है और बहुत जल्द मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। शुक्र था कि उस नरक जैसी जिंदगी से मेरी जान छूटने वाली थी। मैं बहुत थक चुकी थी। सास और मेरी रोज बहस होती थी। शुरुआत में मैं खामोश रहती थी, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आखिर मैं कब तक चुप रहती। वो बिना गलती के मुझे डांटती रहती थी, यहाँ तक कि आजकल मुझ पर हाथ भी उठाने लगी थी। उनके इसी व्यवहार की वजह से मैं उन्हें मुंह पर जवाब देने लगी थी। कभी कभी वो चुप हो जाती थी, मगर अक्सर बहस में पूरी ताकत से उतर आती थी। सास और मेरी बहस देखकर पति ने मुझे वहां नहीं बुलाया और कहा कि 5 साल पूरे होने में बस 2 हफ्ते बचे हैं, वो भारत आ रहे हैं। मैं सुनकर खुश हो गई कि शुक्र है मेरे पति वापस आ रहे हैं। मगर एक दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी कि तभी सास का मोबाइल बज उठा। मैं जल्दी से पूजा पूरी की और कॉल उठा ली। नंबर अनजान था। मैंने सोचा कहीं मेरे पति ही ना हो, लेकिन आगे एक भयानक खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा सुहाग उजड़ चुका था और मुझे पता भी नहीं चला। उस आदमी ने बताया कि वो मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है और मेरे पति एक भयानक सड़क हादसे का शिकार होकर चल बसे हैं। अगर हम उनकी शव चाहते हैं तो 40 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने सास को जगाकर यह बात बताई तो वो जोर जोर से रोने लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रिश्तेदार हमारे घर जमा होने लगे। मैं गम से बिल्कुल टूट चुकी थी। उस मुश्किल वक्त में चाची ने मेरा बहुत साथ दिया। वो हर समय मेरे पास रही। मैं लगातार रोती रही। मुझे किसी चीज का होश नहीं था। औरतों ने आगे बढ़कर मेरी लाल चूड़ियां तोड़ दी। फिर कुछ महिलाएं मुझे मेरे कमरे में ले गईं और हल्के रंग के कपड़े पहना दिए। मैं एक बेजान मूर्ति की तरह वही करती रही जो वे मुझसे कहती रहीं। मेरी हालत इतनी खराब थी कि 2 दिन तक मैं बेहोशी की हालत में पड़ी रही। किसी भी तरह यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगता था जैसे यह कोई बुरा सपना हो जो बस गुजर गया हो और आंख खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। मगर वो एक डरावनी सच्चाई थी जिसने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। मेरी सास की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि वो ऐसे सुन्न होकर बैठी थी जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। तीसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने पति का शव वापस लाने के लिए सबके आगे गिड़गिड़ाने लगी। उनका शरीर अब तक शवगृह में रखा हुआ था। यह बात मेरे दिल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रही थी कि जिस मेरे पति को ठंड बहुत लगती थी वो मरने के बाद इस तरह ठंडे कमरे में पड़े हों। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि किसी तरह जल्दी से दुबई पहुंच जाऊं और अपने पति का आखिरी दर्शन कर लूं। मुझे क्या पता था कि जिस दिन मैंने उन्हें विदा किया था वो आखिरी बार उन्हें देखने का दिन था। विशाखा बाजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप अपने पति से कहिए कि वो मुझे ये पैसे उधार दे दें। मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी। मैं विशाखा के पैरों में गिरते हुए कहने लगी, जिनका घर बसाने के लिए मैंने अपने पिता का घर तक उन्हें दे दिया था। लेकिन वो जरा भी नहीं पिघली और यह कहकर चली गई कि उनके पति का कारोबार ठीक नहीं चल रहा, वे बहुत मुश्किल में हैं और उन पर काफी कर्ज है। इसी तरह के बहाने बनाकर तीनों बहनें चली गईं। इसके बाद मैं चाचा चाची के पास गई जो खुद किराए के मकान में रहते थे। चाचा ने जो थोड़े बहुत पैसे मुझे दिए
उनके इस अपनापन के लिए मैंने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। कम से कम वे मेरा साथ तो दे रहे थे। मैंने अपनी सास से विनती की कि हमारा घर बड़ा है, उसे बेचकर कोई छोटा घर ले लेते हैं और जो पैसे बचेंगे उनसे अपने पति का शव वापस ले आते हैं। मगर मेरे बेचैन दिल की बेचैनी को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। सबको ये बहुत आसान लग रहा था कि उन्हें वहीं दफना दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहती थी। सबसे निराश होकर मैंने खुद वहां जाने का फैसला कर लिया। अगर आज मेरे पास गहने होते तो मैं अपने पति का शव वापस ला सकती थी। अब भी आपके पास जो गहने रखे हैं मुझे दे दीजिए, मैंने गुस्से में सास से कहा तो वह तैश में आ गई। तुम होती कौन हो मेरी छोटी बेटी के हिस्से के गहनों पर नजर रखने वाली? तुम्हें वे किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे, सास ने गुस्से से कहा। तो मैं हैरान रह गई। वो कैसी माँ थी जो बेटी की खातिर बेटे के बारे में ऐसी बातें कह रही थी? उसने गुस्से में ऐसी सी बातें कह डाली कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति अपनी माँ की सगे बेटे हैं। मुझे तो वो सौतेली माँ ही लगने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और बचे हुए गहने देखने लगी। मेरे पति ने मुझे सोने की एक अंगूठी दी थी जो अब तक मेरे पास थी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे गहने थे जो मेरी चाची ने शादी के कुछ समय बाद मुझे दिए थे और जिन्हें मैंने छुपा कर रख लिया था। सास को कभी उनकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वो हर चीज मुझसे लेकर अपनी बेटियों को देने का इरादा कर चुकी थी। शायद इसी वजह से उसने मेरे लिए ऐसी लड़की चुनी थी जो दब कर रहे और उसकी हर बात माने। मैंने सास की एक भी नहीं सुनी, अपनी टिकट करवाई और दुबई आ गई। मगर यहाँ एक दिल दहला देने वाली खबर मेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल मेरी सास के मायके का एक भांजा वहीं काम करता था और सास ने कहा था कि उसी के पास चली जाना। वैसे तो मुझे अपनी सास पर भरोसा नहीं था, मगर पराये देश में आकर रहना बहुत बड़ी परेशानी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। एयरपोर्ट पर वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे मेरे सारे दस्तावेज लिए और देखने लगा। मुझे लगा कि वो जांच कर रहा है, क्योंकि अब तक सभी लोग यही कर रहे थे और मैं भी कई बार एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखा चुकी थी। मुझे यह बहुत सामान्य बात लगी। उस आदमी ने मेरे दस्तावेज अपने पास रख लिए और कहा कि फिक्र ना करें, मैं आपको समीर भाई के पास ले चलता हूँ। मैं खुश हो गई कि अपने पति का आखिरी दीदार कर सकूंगी। तभी वो आदमी मुझे अपने घर ले आया। मैंने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे पति के पास जाना है। मेरे पास उनके दोस्त का संपर्क नंबर है। यह सुनकर वो आदमी हैरान हुआ और बोला, दिखाओ नंबर। मैंने उसे नंबर दिखाया तो उसने वो कागज छीनकर फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं मुंह खोले उसे देखती रह गई। यह तुमने क्या किया? मैं जल्दी से उस पर्ची के टुकड़ों को उठाकर जोड़ने लगी, क्योंकि मेरे पति तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता था और मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मूर्ख आदमी, कहते हुए मैंने उसका कॉलर से पकड़कर झकझोर दिया। तभी उसने मुझे धक्का दिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुम्हारे सारे दस्तावेज मेरे पास, मैं चाहूँ तो अभी साबित कर सकता हूँ कि तुम अवैध तरीके से उस देश में दाखिल हुई हो। वे लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे और फिर सारी जिंदगी अपने पति की तरह यहीं सड़ती रहना। आदमी की धमकियों से मैं घबरा गई और रोने लगी। तभी वो बोला कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे बदले मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। या मत समझो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पति को तो कब का दफना दिया गया होगा। उसकी बातें मेरे सामने सारी सच्चाई उजागर कर चुकी थी। मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती थी? बेटी का भविष्य संवारने के लिए वो मुझे कैसे बेच सकती थी? और मैं भी बेवकूफी में सास की बात मानकर यहाँ चली आई। आज मुझे उसके कठोर दिल होने का अंदाजा हुआ। अपने पति को भूल जाओ और काम पर लग जाओ। घर की साफ सफाई करो। जब मैं शाम को घर आऊं तो अच्छा खाना बना कर रखना, मेरे कुछ दोस्त आएंगे। वो आदमी अंदेशात्मक अंदाज में बोला और वहां से चला गया। उसके घर में एक और आदमी भी था जो घर की जिम्मेदारी निभाता था। राशन लाना हो या छोटे मोटे काम वही करता था। मैंने अपनी परेशानी उसे बताई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टे मेरी बात को अनदेखा कर दिया। मैं सारा दिन रोती रही और वहां से भागने के बारे में सोचती रही, मगर बिना दस्तावेजों की जाती तो पकड़ी जाती और हो सकता था कि वो सच में मुझे पुलिस के हवाले कर देता। मैंने पूरे घर की सफाई की, खाना पकाया और उसके सामने परोस दिया। तभी वो मेरी ओर नरमी से बढ़ा और बोला कि सुबह मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ बहुत अजीब था, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो सच में पछता रहा है, मगर वो उसकी चाल थी। उसने कहा, जल्दी से कपड़े पहन लो और तरोताजा हो जाओ।
तुम काफी दिनों से भूखी हो, खुद भी खाना खाओ और हमारे लिए भी खाने की मेज लगा दो। यह सुनकर मैंने धन्यवाद दिया और सोचा कि शुक्र है वो आदमी दयालु है और मेरी मदद करने को तैयार हो गया है। मैं कपड़े बदलकर बाहर आई तो वो आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था जिसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तभी वो कहने लगा कि तुम्हारी वीडियो मेरे हाथ लग चुकी है और अब उसके बदले में मैं तुमसे जो चाहूं करवा सकता हूं। उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगी और उसके पैर पकड़कर भगवान के लिए उसे वीडियो डिलीट करने की भीख मांगने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ अपने पति के आखिरी दर्शन के लिए आई हूँ, मुझे मेरे पति के पास ले चलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब वो आदमी बोला कि मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च किए हैं और एक एक रुपया वसूल किए बिना तुम्हारे देश वापस नहीं जाने दूंगा, इसलिए वापसी का ख्याल भूल जाओ, तुम्हें यहीं रहना होगा और मैं जिन दोस्तों को भी बुलाऊंगा तुम्हें उन्हें राजी करना पड़ेगा और वे तुमसे जो भी करवाएं तुम्हें करना होगा। वो मेरे चारों तरफ घूमते हुए गंदे लहजे में बोला तो मैं जोर जोर से रोने लगी। हमारे घर में गरीबी थी लेकिन ऐसी बेशर्मी नहीं थी। मुझे रोता देख वो सख्त बदमिजाज हो गया और धमकी देने लगा, ये अगर इसी तरह रोती रही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बेहतर है मेरी बात मान लो वरना तुम्हारी वीडियो हर जगह फैला दूंगा। यह कहकर वो बाहर चला गया। मैं लगातार इनकार में सिर हिलाती रही। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसके हाथ में रस था। मैं पीना नहीं चाहती थी लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे वो रस पिला दिया। जब बेहोशी में मेरी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे पति बैठे थे। मैं रोने लगी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बार बार आंखें मलकर देखती तो सामने मेरे पति समीर ही बैठे थे। मैं उन्हें पहचान चुकी थी। वे मेरी तरफ बढ़े और बोले कि आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कैसे पहुंची? मैं तुम लोगों को फोन करके थक चुका हूँ। यह सुनते ही मैं रोते हुए उनके गले लग गई और बोली कि मैं तो आपके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ आई थी, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मैंने गहने बेच दिए और आपका शव लेने यहाँ पहुंची, लेकिन यहाँ आकर उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, मेरे दस्तावेज छीन लिए और मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने रोते हुए कहा कि उसने मेरी वीडियो बना ली है और अब मैं आपकी योग्य नहीं रही, मुझे मर जाना चाहिए। यह कहते हुए मैंने चाकू उठा लिया, लेकिन मेरे पति ने वो चाकू मेरे हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया और बोले कि इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वीडियो डिलीट हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त जबरदस्ती उन्हें यहाँ लाए थे क्योंकि वे बहुत ज्यादा परेशान थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अगर मैं घर ऐसी खबर भिजवाऊंगा तो घर वाले मेरा हाल पूछने के बजाय नंबर ही बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरे पति ने बात घुमा फिराकर बताई, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे इस तरह परेशान देखकर वो बोले, सब बता देता हूँ, तुम परेशान मत हो, पहले यह लो पानी पी लो। उनके सभी दोस्त कमरे से चले गए तो वे मेरे पास बैठकर कहने लगे कि शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, मगर उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम सबको आजमाना चाहता था, यह जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ सच्चे दिल से कौन है और कौन सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ खड़ा है। उनकी बात सुनकर मैं हिचकियां लेकर रोने लगी। वे मुझे चुप कराते रहे। दरअसल जब मैं 20 बरस का था तो मेरे पिता का इंतकाल हो गया। माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत छोटा था जब उनका देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली, उनसे उनकी 3 बेटियां हुई। मैंने कभी बहनों में फर्क नहीं किया बल्कि दिल जान से उनकी हर बात मानी। मगर कहते हैं ना कि खून एक दिन रंग दिखाता है, वे सब सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी। मैं 15 साल उस घर के खर्च उठाता रहा, हर जिम्मेदारी निभाई, मगर तुमने देखा जैसे ही मैंने कहा कि मैं मर गया हूँ, सब मुझसे ऐसे बेपरवाह हो गए जिससे मुझे जानते ही ना हो। मैंने अपने मिस्त्री दोस्त से कहा था कि वो फोन करके घर वालों को बताएं कि मैं एक भयानक हादसे में मारा जा चुका हूँ और शव लाने के लिए 40 लाख भेज दें, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं भेजे। मैं उनके आंसू पोंछे और कहा कि गम न करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति बोले कि अब वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनके लिए मर चुका हूँ और वे लोग मेरे लिए मर गए हैं। यह बात उन्होंने नफरत के साथ कही तो मैंने उनके कंधे पर सिर टिका दिया। आप जानते हैं कि आपकी माँ ने मुझे उस व्यक्ति का नंबर दिया था और कहा था कि यह आपका दोस्त है, यह मुझे आप तक पहुंचा देगा, मगर देखिए उसने मुझे धोखा दिया। मैंने रोते हुए सफाई दी, आखिर मर्द का क्या भरोसा, कब उसके दिल में शक आ जाए और वो औरत के चरित्र पर उंगली उठाने लगे। मुझे भी लगा था कि शायद मेरे पति को मेरी पवित्रता पर संदेह हो सकता है और वह मेरे बारे में अच्छा ना सोचे, क्योंकि मैं एक रात वहां ठहर चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था।
तभी मेरे पति ने कहा कि मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब माँ ने कहा था कि तुम दिन भर छत पर किसी से बातें करती रहती हो, तब भी मैंने उन पर भरोसा नहीं किया था। और जब उन्होंने यह कहा कि तुमने जानबूझकर गर्भपात करवाया है, तब भी मैंने तुम पर ही विश्वास किया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पत्नी मरकर भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारी पवित्रता पर शक करूंगा? यह कहते हुए मेरे पति नाराज हो गए और मैंने इनकार में सिर हिला दिया। तभी पुलिस आ गई और उस आदमी को पकड़कर ले गई। मुझे मेरे दस्तावेज वापस मिल गए। पति मुझे अपने घर ले गए। घर भले ही छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। मैंने पति से निवेदन किया कि मैं चाची और चाचा को यह बात बताना चाहती हूँ कि मैं सुरक्षित पहुँच गई हूँ और आप मुझे मिल गए हैं, वरना वे बहुत परेशान होंगे। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए उधार दिए थे, जो मुझे लौटाने थे। जब मैंने पति से यह कहा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे चाचा चाची सौतेले हैं, फिर भी वे तुम्हारे साथ खड़े रहे, जबकि मेरे अपने लोग मेरे साथ कुछ कदम भी नहीं चले। वे बहुत अधिक दुखी थे। माँ जी के व्यवहार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया और चाचा से फोन पर बात करवाई। चाचा बहुत खुश हुए और बोले कि बेटी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि चाची को कैंसर है और इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। जब मैंने यह बात पति को बताई तो उन्होंने अच्छी खासी रकम भारत भिजवा दी। जब सास को पता चला कि उनका बेटा जिंदा है तो वो रोते हुए कहने लगी कि बेटियों के बहकावे में आकर यह सब हो गया, मुझे माफ कर दो और वापस लौटाओ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पति भरोसा करने को तैयार नहीं थे। इन्हीं दिनों मुझे सच्चाई पता चली कि मैं सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी, बल्कि मुझे गिराया गया था और इसके पीछे भी मेरी सास का ही हाथ था, क्योंकि नौकरानी ने पति से शिकायत कर दी थी कि सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। सास अपनी बड़ी बेटी के घर गई, लेकिन उसने उन्हें रखने से मना कर दिया। छोटी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी और दूसरे देश चली गई थी। आखिरकार सास को वृद्धाश्रम जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी बच्चा उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं था। मैंने पति से अनुरोध किया कि उन्हें यहाँ बुला लें, मगर मेरी सास ने मना कर दिया। हालांकि मेरे पति ने सारे प्रबंध पूरे कर लिए थे, शायद उन्होंने अपने लिए खुद ही सजा तय कर ली थी। समय बीतता गया और 1 साल गुजर गया। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। ईश्वर ने चांद जैसे 2 जुड़वा बेटे हमें प्रदान किए थे। चाची का देहांत हो चुका था, जबकि चाचा अकेले रहते थे। कुछ समय बाद पता चला कि वे भी इस दुनिया में नहीं रहे। विशाखा बाजी के यहाँ फोन किया तो मालूम हुआ कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है और अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। वो मेरे दिए हुए घर में रह रही थी। वो बहुत रो रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। वो वृद्धाश्रम से माँ जी को भी ले आई थी और अब खुद नौकरी करके घर चला रही थी। बाकी दोनों छोटी बहनें अपने अपने घरों में खुशहाल थीं। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि सब ठीक हो गया था। मैंने बहुत कठिन समय देखा था। बचपन से लेकर अब तक मैं खुशियों को तरसती रही थी। मैंने बहुत से सपने देखे थे जो अधूरे रह गए थे, मगर यहाँ दुबई आने के बाद मेरे पति ने मेरी हर इच्छा पूरी की और आज हम एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, जो किसी का भी सपना हो सकती है। इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बाहरी रूप और बोलचाल देखकर यह समझना मुश्किल होता है कि वे हमारे साथ ही सच्चे हैं या नहीं। जैसा मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ, मगर आज हम उन लोगों से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए बुरा चाहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।